अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सादिया खालिद आपके इस प्रोग्राम वी कनेक्ट के साथ दोबारा हाजिर हैं। हम अपने प्रोग्राम में हमेशा अपने देखने वालों को कुछ मालूमात तो पहुंचा ही दें, लेकिन हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें और अपने बेहतरी की तरफ एक कदम आगे लेके जाएं मुआशरती तौर पर। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो बहुत जानी पहचानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और हम सब उनको पसंद करते हैं और वो हमारे लिए काम करती हैं और हम उनको बहुत देखते हैं, लेकिन हम जब भी देखते हैं हमें देख के उनको खुशी भी होती है और एक फ़ख्र भी महसूस होता है। आज हमारे स्टूडियो में जो हमारी मेहमान हैं वो हैं इक़रा खालिद, हमारी न्यूली इलेक्टेड सेकंड टाइम एमपी, और आज हमने उनको अपने ख़ास मकसद के लिए यहाँ पर स्टूडियो में बुलाया है और हम उसी हवाले से बातें करेंगे। और जब हम बातें करेंगे और हम अपने मौजू की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद अंदाज़ा होता जाएगा कि हम किस बारे में बातचीत कर रहे हैं। चलते हैं पहले अपने तारुफ की तरफ अपने मेहमान के। अस्सलाम वालेकुम इक़रा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वालेकुम सलाम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैप्पी न्यू ईयर सबको, आप जो सब यहाँ पर देख रहे हैं, एंड टू आवर व्यूअर्स एज वेल। सेम टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहाँ आने का बहुत शुक्रिया और हमें टाइम देने का एज ऑलवेज। मुझे कभी भी मायूसी नहीं होती। इक़रा, आज का जो प्रोग्राम मैंने रखा था वो ये कि हम एक डोमेस्टिक वायलेंस एक क्लीशे वर्ड बनता जा रहा है, लेकिन वो हो रहा है मुआशरे में, चल रही हैं ऐसी चीज़ें, हम आए दिन वाक़यात देखते हैं। और चूँकि बैकग्राउंड हमारा एक है और कुछ नो हाउ है, तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे कि हमारे कुछ सवालात हैं जो हम आगे चलकर पूछते रहेंगे। लेकिन जो पहला है वो ये कि मैं चाहूँगी कि हम हमेशा अपने टू द पॉइंट बात पर आ जाते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि इक़रा मुझे बताएं कि पॉलिटिक्स में आने से पहले क्या कर रही थी और किस तरह से पॉलिटिक्स में आई और किस चीज़ ने एक प्रॉम्प्ट किया इक़रा खालिद को कि अपना सारा कुछ और करियर छोड़ के यहाँ आ गई? पेशी वकील हूँ। आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। मैं सिटी ऑफ मिसिसागा में पहले काम कर रही थी बिफोर आई डिसाइडेड टू रन। एंड द रीज़न आई रैन फॉर पब्लिक ऑफिस, आई थिंक, मैं कनाडा में 12 साल की थी जब मैं आई थी यहाँ पर, एंड यू नो विद माय 3 ब्रदर्स, मॉम एंड डैड। एंड जब हम यहाँ पर आए तो एक बात मुझे हमेशा बहुत स्ट्राइक करती थी कि हमारा फ्रंट नेबर्स, दे डोंट लुक लाइक आवर बैक डोर्स और साइड नेबर्स। लेकिन कनाडा फिर भी इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी वी आर स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो मैं इस सवाल का ये क्यों है, इसको ले करके थ्रू आउट माई होल लाइफ आई हैव बीन परसुइंग द आंसर, एंड आई थिंक के आंसर अभी मिल गया है मुझे, एंड दैट इज दैट इट्स नॉट ईजी. It takes a lot of effort. It takes continuous building of bridges, and organizations like yours provide that support to the people of Canada, and I care about my community. So इसीलिए I do what I do. Wonderful. ये सुन के मुझे अच्छा लग रहा है, and we are actually seeing कि how much work you are doing in the community for the community, जो कि हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात होती है और हम उसका फ्रूट भी देख रहे होते हैं मिलता हुआ। हमारे साथ आज नाज़रीन पिछले कई प्रोग्राम से हमारे साथ ऑडियंस भी होती है। हम अपनी कम्युनिटी कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आएँ और बैठें आके हमसे हमारे जो प्रोग्राम है उसको पार्टिसिपेट करें। जो आज हमारा प्रोग्राम है एक्चुअली वो है कि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस, जो हमारे अब्यूज़ और वायलेंस है, जो घरेलू तशद्दुद जिसको कहा जाता है, या घरेलू जिसमें आप कहें कि हम हकूक़ नहीं दिए जाते हैं ख़वातीन को। ख़ास तौर पर मैं कहूँगी कि बीवी को वो हकूक़ नहीं दिए जाते हैं या बहू को वो हक़ नहीं दिया जाता है, कहीं कहीं माओ को नहीं दिया जाता। ख़वातीन से मुराद मेरी हर रुतबे में मैं बात कर रही हूँ। लेकिन आज का एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है कि जो हमारे
इंडिया और पाकिस्तान से आती हैं ख़वातीन, उनके साथ जो मामलात पेश आते हैं और वो यहाँ आके बहुत अपने आप को बेबस महसूस करती हैं क्योंकि उनको यहाँ के बारे में पता नहीं होता है इतना ज़्यादा। और हम चाहते हैं कि हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें और जो हमारी अब लिबरल गवर्नमेंट है वो किस तरह इक़दामात कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और इन मामलात की उनको अवेयरनेस है भी कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ये हमारा काम है कि हम अपने जो मुआशरे में जो चीज़ें हो रही हैं वो इन तक पहुंचाएं ताकि उसका आगे कोई सद्दबाब किया जा सके। अब मैं सबसे पहला सवाल जो मेरा है इकरा, वो ये कि एज़ यू नो कि हम काम कर रहे हैं यहाँ पर और हमारी यहाँ पे और कितनी इस किस्म की तंजीमें हैं जो आपके पास आती हैं और जो काम कर रही हैं और जिससे लगता है कि हाँ उनका इसमें ये शेयर है और जिससे ये हमें फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। Well, I think सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने वाली है इसके गवर्नमेंट सब कुछ खुद नहीं कर पाती, राइट? जो ग्रास रूट्स का काम होता है, जो फ्रंट लाइन पर जो सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, स्पेशली for women that are escaping violence, it has to be done by the grassroots community, very much like हम हुई है। पिछले साल I sit on the Justice Committee in Ottawa, and मैं अपनी कमेटी को लेके गई थी एक टूर पे, पूरे कनाडा का हमने टूर किया, specifically looking at human trafficking in Canada. So we went from Halifax to Montreal to Toronto to Edmonton to Vancouver, 5 cities in 5 days. I don't recommend it. It was very brutal. But we met with so many hundreds of organizations that are running shelters, that are running transitional vocational skills provide kar rahe hain, that are finding ways to help the very vulnerable women, indigenous communities को क्या frontline पर support मिल रही है, law enforcement कैसे partner कर रहे हैं to make sure कि communities and especially women fleeing violence कि उनको support मिल सके. I'm the chair of Women's Caucus also. So पिछले साल हमारी सबसे ज़्यादा advocacy हमने picked 3 issues to really advocate on. I'll talk about one of them, and that was to at least double the funding जो कि Canadian government हमवी जैसी organizations को frontline service providers को जो provide करते हैं funding. We were successful. We were, in fact, it was March of 2019, as part of budget 2019, इन्होंने announce किया $100 million of extra funding for frontline support workers. सबसे बड़ा challenge before we took office in 2015 was कि जो पूरी department थी women and gender equality की, it was the most underfunded department in the previous government. Services were being cut because the government of the time was not investing in women. So we changed that. And now we're coming up and doing a lot of innovative things. Jessica, I'll give another example. There's an initiative that we started is called the Women Entrepreneurship Program. It's under the industry file. And what it does is कि जो ख़वातीन अपना business start करना चाह रहे हैं या अपने business को scale करना चाह रहे हैं, the federal government उनके dollar for dollar match करते हैं उनकी investment so that they can grow their business, so that they can start their business and be empowered themselves. Great. Lots of great things happening. अच्छा, जब हम बात सुन रहे होते हैं तो हमारा दिल चाह रहा होता है कि हमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आम जो कम्युनिटी है, आम जो पब्लिक है उसकी नज़रों से पोशीदा हैं, तो अच्छा है कि इस तरह के प्रोग्राम में ये बात हमें पता चल रही है और ख़वातीन को आई एम श्योर कि उनको ये इंफॉर्मेशन मिल रही होगी कि वो किस तरह अप्रोच कर सकते हैं। एक्सेस क्या होती है, किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है? मैं पिछले 4 सालों से एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ अपने ऑफिस में कि कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो मुझे ईमेल करते हैं 2 पैराग्राफ्स, 1 डिस्क्राइबिंग कि आप कौन है एंड 2 कि आप क्या करना चाहते हैं। So I take that information and then पूरी मुल्क में we conduct a search. We give you a list of all of the grants that are available for your objective, not just federal but also provincial and also private grants that are available. And then once we provide that information to you, then you would apply for the grant and then we would support you on the back end for your application. बिल्कुल, और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी एक सपोर्ट है ख़ास तौर पे ख़वातीन के शोबे में, क्योंकि और ख़ास तौर पे साउथ एशियन, क्योंकि मैं ये बताती चलूँ कि अब हमारा जो
प्रोग्राम होता है या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो साउथ एशियन वीमेन को टारगेट करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज या उनकी एक्सेस उनकी नॉलेज में नहीं है कि एक्सेस कहाँ है क्या है। हम चाहते हैं कि हम इसकी अवेयरनेस दें और ख़वातीन अपने आप को मुश्किल में रखे रहने के बजाय उस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश करें और उनके पास एक रिसोर्स ऑलरेडी उनके सामने मौजूद हो। दूसरा सवाल मेरा जो है इक़रा, वो ये है कि जैसे साउथ एशियन में मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान से या इंडिया से आती हैं और उनको यहाँ पे आके मसाइल पेश आते हैं। जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि जब वो यहाँ आती हैं तो उनको हम मेरे पास लातादाद ऐसे केसेस आए हैं जिसमें ये कि उनको बताया ये गया था कि जी लॉयर है या डॉक्टर है, एक बड़ा सा एक वो दिखा दिया जाता है, लेकिन जब वो यहाँ आती हैं तो उनको पता चलता है तो झूठ था, घर भी अपना नहीं है, हस्बैंड जो है वो लॉयर तो नहीं है, वो तो कभी कभी तो वो जॉब ही कोई नहीं कर रहा है, तो वो अब जो बीवी है वो बेचारी नौकरी करने जाती है, वो शुरू करती है। ये जो डिसेप्शन है और इसको किस कोई तरीका हो सकता है इसको रोका जाए हमारी ही मदद से, हम इसको केस बनाएं, हम इसको आगे लेके जाएं, हमारी गवर्नमेंट हमें किस तरह इसको हेल्प आउट कर सकती है कि वो लोग इसको यहाँ पे रोक दिया जाए ताकि ये आगे ना बढ़े। क्योंकि एक होता ये कि न सिर्फ ये कि वो उसका शिकार हो जाती हैं एक झूठ का, फिर उनके हाथ पांव बंधे हुए होते हैं और उनको ये पता नहीं होता है। और फिर तीसरा ये कि जाहिर है कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कानून चलता है, तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो उनको कभी कभी इस तरह के हालात में फंसा देते हैं कि वो बेचारियाँ निकल ही नहीं पा रही होती हैं, होते हुए भी राइट उनको बड़ा लंबा प्रोसेस कर। इसमें हम किस तरह से फेडरल गवर्नमेंट को देखें और किस तरह ये मदद उनसे मांगें कि आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? It's a very deep question. Yeah. But first and foremost, मैं ये ज़रूर qualify करना चाहती हूँ कि domestic abuse सिर्फ South Asian families में नहीं है. It's in all cultures, all ethnicities. जब हमने office लिया in 2015, तो हमारी sponsorship की जो law है, it was such that अगर आप किसी को sponsor करते हैं as a spouse, let's say from Pakistan, तो जब आपकी spouse यहाँ पर आते हैं, in order for them to maintain their PR status, they have to stay married to you for at least 2 years. Okay. Which perpetuated a lot of abuse, you know, where, you know, a spouse, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, to the point where they would get deported back to whichever country they come from. Now, we got rid of that law. Okay. So that is hopefully something that will, you know, at least make it easier for a spouse to walk away अगर उनको abusive situation मिल रही है उनके घर में. But the second thing I must say is we have to, as a community, also understand the cultural differences. Yes. जब देखिए सबसे बड़ा issue आजकल जो कि मैं face करती हूँ, especially amongst young women, young South Asian women, Canada में, is the lack of रिश्ते. Yes. Right? कि यहाँ पर कितना मुश्किल होता जा रहा है माँ बाप को यहीं पर in our community to find good रिश्ते. So what do they do? You know, अपने बेटों को they take them, or in fact बेटियों को also to their home country and वहाँ पर उनकी शादी करना. And that's not fair to either of the two spouses, right? I think that we need to also change our mindset. I mean, I'm not saying it's absolutely wrong to have an arranged marriage. Some people prefer having arranged marriages, regardless, you know, भले Canada में हो या पाकिस्तान में हो या India or anywhere. लेकिन we have to understand the challenges of what bringing in somebody from abroad really means. Right. एक बंदी आती है, she's completely at your disposal, right? You are in 100% control of her. She doesn't have any friends here. She's financially dependent on you. And you know, there's also the cultural mindset कि हम अपने घर बहुएं नहीं लेके आते, हम अपने घर नौकरानियां लेके आते हैं, right? And that's changing, लेकिन the change is slow. And जब हम कहते हैं कि federal government इसमें क्या कर रही है, I think कि we need to be honest with ourselves and ask those questions of ourselves as well. And organizations like we एक बहुत अहम रोल इसमें प्ले भी कर सकते हैं. Is how do we change our mindset as Canadians
of a minority background. हम अपने culture को और अपनी Canadian नस्ल को कैसे balance करें? बिल्कुल. Right? I mean, deception तो हर जगह होती है, right? बिल्कुल. But can we be honest with ourselves? Can we be fair to our own children बिल्कुल. and to their future spouses as well? बिल्कुल. Very good. Thank you so much. मुझे नहीं पता था ये जो अभी इकरा ने बताया कि जो ख़त्म कर दिया जो पिछली गवर्नमेंट ने किया हुआ था, that might be a very positive help for those women who are coming in on the mercy of their husbands for so long. उनको नहीं पता होता है कि किस तरह करना है. एक चीज़ अब मैं जो अब बात से बात निकलती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एक जो लीगल एड मिलती थी, लीगल एड हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने वो ख़त्म कर दी है. अब मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन ऐसी आती हैं जिनको लीगल एड नहीं होती, ऑफ कोर्स कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती और हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं ऑफ़र करती लीगल एड. तो हम उसको फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो उसको किस तरह से केटर कर रहे हैं इस इशू को, क्योंकि ये इट्स अ ह्यूज एक्चुअली एक बीच में गैप आ गया है कि ख़वातीन फेस कर रही हैं बहुत सारी चीज़ें और अब उनके पास जाने के लिए कोई रास्ते ही नहीं है, लीगल हेल्प नहीं ले सकती हैं वो किसी से. उसमें हम किस तरह इसको कर सकते हैं? फेडरल गवर्नमेंट हमें किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है? 2016 में मैंने एक स्टडी शुरू की थी हमारी जस्टिस कमेटी में. We were analyzing the impact of access to justice in vulnerable communities, and women, especially those that are fleeing violence, are the most vulnerable of the vulnerable. So उस report जब we had experts from all across the country जिन्होंने आके explain किया कि उनको क्या challenges face होते हैं to provide that access to justice, and family law is a big part of that, you know, especially for women who are trying to flee abusive situations and not having the finances to deal with it. हमने कुछ recommendations भी दिए federal government को, some of which have been met to make sure that access to justice is equal, is fair, is non-discriminatory, and that women do have the power to seek that help जब उनको ज़रूरत हो. अभी जब province ने cut की funding for legal aid Ontario, तो federal government ने step in किया. We gave $26 million to legal aid just this summer. ताकि जो gaps हों तो उनको at least plug किया जाए. But there are other ways also जो कि हम make sure कर रहे हैं कि women are able to escape the lives using the legal system. Abhi, and this was another bill I was part of, we changed the Divorce Act and how a divorce goes through the court system. And we applied a gender lens to it कि एक औरत, for example, जो कि abused है, she's been abused, for example, वो अपने बच्चों को की custody कैसे maintain कर सकती है, वो अपने husband or ex-husband के, how can she go through a fair process through the legal system while also maintaining her dignity and maintaining the best interest of the child. So this law has passed. We did that in the last parliament. But there's obviously और भी बहुत कुछ करने वाला है to make sure that that women who are fleeing violence have the support that they need. तो उसमें मैं ये सवाल आखिर में भी पूछ सकती थी, लेकिन बेहतर है कि मैं अभी पूछ लूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं आखिर में भूल जाऊंगी ये सवाल, कि हमारी जो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी है, उनकी किस तरह से हम एक हेल्प बन सकते हैं उनके लिए भी, क्योंकि इट्स अ बोथ वे काम होता है ये. फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप हमें अपने लॉज देते हैं, हमें एवेन्यूज़ देते हैं और हम आपको हमारी रिसोर्सेज बनते हैं और हम आपको एवेन्यूज़ दे रहे होते हैं कि ये चीज़ें. तो किस तरह से हम हेल्प आउट कर सकते हैं इस चीज़ को? मेरे जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आवाज़ उठाती है, हमारा अभी एडवोकेसी ग्रुप है, हम इसमें ही काम कर रहे होते हैं. मे बी फर्दर हम एक शेल्टर भी कर लें और हम, क्योंकि बहुत ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल हमें लगता है कि अभी हमारी एडवोकेसी की बहुत ज़रूरत है. उसमें हम कितना हेल्प कर सकते हैं? बोथ वेज कैसे चल सकता है? Well,
आई थिंक एक चीज़ जो कि हमें समझनी चाहिए इसके जो भी लॉ हम बनाते हैं, कोई भी पॉलिसी रेगुलेशंस हम अपने मुल्क को चलाने के लिए बनाते हैं, it's based on the feedback that we get from the grassroots communities, right? जब तक हम एक एक बिल पर कमेंट नहीं करेंगे, एक एक इशू को हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तक a person like myself, I wouldn't know to speak out for it. So a lot of the work जो कि मैं करती हूँ is based on feedback from the community. जो issues community मेरे लिए highlight करती हैं, I go and I pick that up and I go and be the voice for the community. And when I say community, I mean the general Erin Mills community, the Mississauga community, the Canadian community. So I recommend that organizations like yourself partner with other organizations. Keep up to date कि क्या हो रहा है हमारी पार्लियामेंट में, कौन से बिल्स पास हो रहे हैं, कौन सी इश्यूज पर काम चल रहा है, क्या हम प्रोएक्टिवली अपने आइडियाज दे सकते हैं कि यू नो प्राइम मिनिस्टर आई थिंक के दिस इज अ बेटर वे टू अप्रोच दिस इशू एज अपोज्ड टू द वे दैट यू आर अप्रोचिंग इट, क्योंकि साउथ एशियन कम्युनिटी पर ये इम्पैक्ट डिफरेंट होगा इस लॉ की वजह से, राइट? क्योंकि डाइवर्स कल्चर है हमारा, डाइवर्स कम्युनिटीज रह रही हैं, तो हर एक की अपनी अपनी नीड्स हैं और हर एक के अपने अपने इश्यूज हैं. सो द गवर्नमेंट शुड बी अवेयर ऑफ थ्रू अस कि क्या हो रहा है. एग्रीड. हमारे नाज़रीन ब्रेक का टाइम हो रहा है, हमारी बातें चल रही हैं इकरा खालिद से और हम अभी और सवाल करेंगे. एक ब्रेक के टाइम जो है वो ज़ाहिर है आ गया है तो हमें इसको रोकना पड़ रहा है. मिलते हैं ब्रेक के बाद और फिर वहीं से शुरू करेंगे सिलसिला. Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं, रिश्ते भी बनते हैं. महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक. विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी cuisine, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है. तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू. एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए. पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga.
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ। चलते हैं अपने उन सवालात की तरफ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स लेके बैठे हुए हैं और उन्होंने पूछने हैं ये सवाल इक़रा खालिद से और बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, वेलकम पार्टिसिपेंट्स। अब आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप इक़रा से पूछें एक एक करके, और हम इक़रा हमारे साथ हैं जो आपके सवालों के जवाब देती जाएंगी, और मुझे भी अगर कुछ पूछना होगा तो मैं भी बीच बीच में पूछती जाऊंगी। आप में से जो भी पूछना चाहे आप जी। I have a question for you. I think what you said about our communities looking deep within themselves for answers sometimes and not really depending so much on the federal government, because as we all know, the government isn't inside our homes, you know, so the issues and the challenges that we face as a South Asian community when it comes to getting married and all the challenges of living, you know, afterwards, and looking within ourselves to solve them. And changing our own mindset, I think that resonated with really all of us, and maybe somebody from the younger generation. I think I agree with you wholeheartedly, and maybe our generation is the one to bring those changes, I think. Which brings me to my question: what do you have to say to women or girls that look up to you, you know, in our community, that are inspired by the work that you do, that maybe have similar ambitions and goals? What do you have to say to them who might face these challenges, or how not to face these challenges really? What would you say to them if they're here today? Wow, that's a very heavy question. Yeah. You know, I am so in awe by the younger generation, जो कि हमारे South Asia, like young people like yourself, आप already बहुत काम कर रहे हो, आप already social issues को raise कर रहे हो. And when I was having conversations with your younger sister earlier, we were talking about the pressure, right? The internal pressure that parents sometimes put on young women especially. This is a lesson that my parents have always taught me. First of all, मेरी अम्मी ने कभी भी मुझ में और मेरे 3 भाइयों में कभी फर्क नहीं किया. She always says कि मेरे 4 पुत्र हैं, मेरे 3 पुत्र नहीं हैं. And I appreciate that. But as a young woman, I think having conviction and an understanding of your own value is the key to doing anything well in life, whether it's your career, whether it's raising a family, whether it's starting your own business, whether it's how we conduct ourselves in our community. But to have value and to understand your own value, I think it is the most critical role that an immigrant young woman can really have for herself. क्योंकि अगर देखा जाए, young women are always deciding कि घर पे हम Eastern culture लेके बैठते हैं, बाहर जाते हैं, we try to fit into the Western culture, and इन्हीं दोनों cultures को juggle करते करते हम अपने आप को खो बैठते हैं. And I think कि understanding your own value, अपने आप में conviction रखना is what is going to take the next generation forward as we deal with the challenges of the time. जी, आपको कोई सवाल करना था, आप पूछना चाह रही थी? मैं पूछना ये चाह रही थी कि हम डोमेस्टिक वायलेंस की, अब्यूज़ की जब बात करते हैं, तो ये बहुत अरसे से हम इस चीज़ के बारे में सुनते आए हैं. और जब हम पहले इसके बारे में सुनते थे, हम समझते थे कि एक सर्टन टाइप है ख़वातीन की, या एक सर्टन क्लास है जो इस चीज़ को प्रोपोगेट करती है. लेकिन वो 25 साल 30 साल पहले की बात है. कभी हमने फिल्मों में देखा कि वो सासें ऐसी हैं, बहुओं पे ये कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं. लेकिन 30 साल में ऐसी क्या चीज़ है जो चेंज नहीं हुई, जो अभी भी वहीं पे खड़ी है, जिसकी वजह से आज भी डोमेस्टिक वायलेंस का इशू जो है, इट इज़ स्टिल देयर. सो व्हाट इज़ इट दैट हैजंट हैपेंड इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द बॉयज और द women, that it's not decreasing?
माई टेक ऑन दिस इज़ कि हम शायद बहुत ज़्यादा इस पे जब बात करते हैं तो हम सेग्रीगेट कर देते हैं. जैसे आपने अभी बात की कि आप माशाल्लाह विद 3 brothers you were raised like a four, like your mother said she had 4 sons. I have 2 brothers and my parents never differentiated, so it was like 3 kids in the house, that's it. So ऐसा क्या है, क्या हम एज मदर्स फेल करते हैं अपनी बच्चों की अपब्रिंगिंग में, कुछ कमी रख रहे हैं कि हम अपने बेटों को नहीं सिखाते कि अगर किसी और की बेटी घर में आती है तो उसके साथ वही रवैया होगा जो अपनी घर की खवातीन के साथ है. Could it be that, or do you think there is another reason for it? I really think that that the violence against women is institutionalized. हम थोड़ा systemic सा nature है कि हम ख़वातीन को उतना दर्जा नहीं देते जितना कि हम हमारे मर्द हज़रात को देते हैं, right? A boy child is very different from a girl child. In fact, मैं एक news report पढ़ रही थी in a village in India a few months ago. There were no girls born within a span of 3 months. And that's the reality is there was femicide that was going on, right? I think really raising our boys to be allies, to have the respect, it's very, very important. I live in a joint family. मैं you know, मेरी भाभियाँ, my brothers, my parents, we all live together. And you know, अक्सर ऐसा हो जाता है when my mom will take my like her bahu's side over her son. She'll be like, no, you're wrong, she's right, and even if she's not right, you respect her because she is your wife. And then I understand कि जो हमारे घर के बच्चे हैं, we have 3 boys and a girl, my nieces and nephews. They see that, right? And वही जो देखते हैं उसी पर वो अमल करते हैं. So when we teach respect, हम सिर्फ लेक्चर नहीं दे सकते कि रिस्पेक्ट ये होती है, औरत का ये दर्जा है, or any of that. We have to show how it's done. And as we really grow the next generation, I think these lessons that we teach our young boys especially are very important. At the same time though, teaching our girl child also to have respect for themselves is a key part of that as well. But this is a very widely debated, there's a lot of theses that have been written on this very topic. I think you asked a very, very good question. Good question. और मेरा ख्याल है दिला, मैं इकरा खालिद की इस बात को बिल्कुल ये कहूँगी कि रिस्पेक्ट देना जो है वो, ये जो आपने बात की कि वो अभी भी 25 साल पहले सुनते थे लेकिन वो तो अभी भी वैसे ही चल रहा है सब कुछ, तो कुछ चेंज नहीं हुआ. वो इसलिए चेंज नहीं हुआ कि हाँ यही है. आई थिंक 100,000 नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या रेशो हो सकता है, लेकिन शायद 100 घरों में से कोई एक घर ऐसा होगा जो इकरा खालिद की फैमिली की तरह है कि जहाँ पे आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रह रहे हैं लेकिन आपने सबको उनके बैरियर्स बताए हुए हैं और रिस्पेक्ट एक रखी हुई है आपने कि ये आपकी बहू भी है, अगर गलत भी है तो भी क्योंकि वो बहू है और उसकी फैमिली है तो हम उसका साथ देंगे, क्योंकि बेटा तो बेटा है, उसको तो पता है कि माँ नाराज़ होगी भी तो कोई बात नहीं, वो ब्लड रिलेशन होता है. पर बहू जो होती है और सास, उसमें कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, उसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपने वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं रखा एंड यू आर ट्रीटिंग हर लाइक अ गार्बेज, तो फिर आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रिटर्न में कि वो आपको रिस्पेक्ट देगी. ये एक ह्यूमन नेचर ही नहीं है मेरा ख्याल है. तो आई थिंक कि हम वाकई वहाँ पे लैग कर रहे हैं. हमें शायद ऐसी जो फैमिलीज़ हैं उनको बार बार दिखाना चाहिए, वो रोल मॉडल होनी चाहिए ताकि पता चले कि ऐसे भी गुजर सकता है, कोई बुराई नहीं है, हमने गुजारा नहीं है इस तरह, लेकिन दे आर लिविंग द सेम जॉइंट फैमिली सिस्टम, जिसकी मैंने पहली दफ़ा ये बात यही बैठ के बाहर मैंने की कि मैं बहुत अगेंस्ट हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम के, और इकरा ने मुझे कहा कि नो, आई एम वेरी प्रो जॉइंट फैमिली सिस्टम बिकॉज वी आर इन दिस सिस्टम फॉर सो लॉन्ग, और मेरी भाभियाँ हैं और हम सब रह रहे हैं. एंड देन आई रियलाइज कि अच्छा अगर ऐसे भी लोग हैं तो उनको फिर सामने रोल मॉडल बनाना चाहिए ताकि हमारे ये फिर ग्रेजुअली कम होना शुरू हो. हमें अभी पता नहीं है इस चीज़ का. वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप लोगों में से
कोई और पूछना चाहे, ताहिया आपके पास कोई सवाल है तो I बताएं। have a question. जी अख्तर। You said like you have, government is providing so much of fund and legal aid for everything. What kind of a legal aid does the government provide? Like for the freshly coming new immigrants, a lot of such things happen when you go through domestic violence and there's no place for a woman to go. And there is a very limited women shelters out here. They don't have room to provide you with a shelter. In that case, what does the government do? Or what is a woman expected to do? Where does she go? Yeah, those questions are very legitimate. अभी बहुत ज़्यादा काम करने वाला है इस मौजू पे. In fact, जब मैंने study की थी on access to justice, these were the questions that I put forward in our committee to say कि हम जो refugees हैं, for example, हम उनकी क्या support कर रहे हैं when they come into our system. Women fleeing violence, क्या वो अपनी lawyers की fees pay कर सकते हैं to go through the divorce process? Legal aid is limited. मैं in fact हर रोज किसी ना किसी के साथ मुलाकात होती है who have been either denied for legal aid, can't afford a lawyer, can't get a good lawyer with legal aid. Challenges are there. आपने shelters की बात की, you're absolutely right. अभी Mississauga में specifically for women, I'm aware of 2 shelters जो कि हमारी city में operate करते हैं. पिछले हफ्ते मैंने कोशिश की थी to get a placement. A member of the community was fleeing violence. She needed a place to stay, and I couldn't find any room for her. Yeah. There was no room. The demand is that much, and I think the federal government, we should absolutely be putting more money to provide those support systems for women. But at the same time, the community, especially organizations like Humwe, they do excellent work. Abhi region of Peel, they're leaders in this kind of, especially when it comes to housing, for example. कि अगर आप if you're a person who's fleeing violence, तो आपकी housing के लिए आपको, they put you at the top of the list ताकि आपको housing as soon as possible मिल सके. The affordable housing waiting list is about 10 years long in Peel region. Lekin if you're fleeing from violence, तो फिर वो आपको at the top of the list आपको डाल देते हैं. They make it a priority to get you that support as soon as possible. It's initiatives like these, जब हम मिलके in partnership with government, in partnership with civil society, individual Canadians, जब हम मिलके काम करते हैं ना, that's when we really combat the core systemic nature of the issues. But that work has to grow, it has to continue. Right. अच्छा है कि ये सवाल एकता ने किया, और क्योंकि मैं मुझे अपना एक सवाल करना था जो कि मैं अभी बेहतर है कि कर लेती हूँ. जैसे हम करते हैं इकरा, बहुत दफ़ा हमारे जहन में ये आता है, हम जब बैठते हैं एक सजेशन होती है कि चूँकि शेल्टर्स बहुत कम हैं और शेल्टर खोलने के लिए भी एक बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, तो नॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेल प्रिपेयर्ड, वेल इक्विप्ड टू डू दैट. तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए कि अगर कोई भी घर हैं, कोई अपने जिनके 3 कमरे हैं, 4 बेडरूम्स हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 कमरों तक महदूद हैं, और वो अपना एक कमरा किसी को थ्रू गवर्नमेंट के उस प्रोग्राम के थ्रू किसी खातून को देना चाहें, किसी जो हु इज़ फ्लीइंग दी एस्केपिंग दी वायलेंस, तो क्या कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जा सकता है या कोई गवर्नमेंट इन लाइंस पर सोच सकती है कि It's an interesting idea. Ye idea I've been contemplating this specifically with Airbnbs, Jessica. Like Airbnbs are there. Can the government? But the challenge that we're facing is कि जब एक औरत अपना home flee करती है, it's when she leaves the home that she is in most danger. Right. So. If she's fleeing, and agar aap kisi family ya kisi home mein reh rahe hain, that is not secret, that is not anonymous, that doesn't have the security features, you're putting the whole household at risk, right? So it's a very multifaceted problem. Hame har ek angle ko dekh kar chalna hai. This is something I have
put forward before before our government to say is Airbnb or some kind of partnership with them, is it a good way to move forward? Lekin there needs to be a lot more analysis, a lot more studying done on this before we go ahead. But it's definitely an innovative idea. एंड मे बी हम आगे चलकर उसको किसी बेहतर उसमें ला सकें कि क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरह ग्रो कर रही है उसी तरह से इश्यूज आ रहे हैं और उसी तरह से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स सामने आते हैं जिसको फिर हमें वन बाय वन करना होता है. कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट में होना और गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है कि आप ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जब उनकी जगह पर हों तो तमाम रिसोर्सेज को बरूए कार लाते हुए और एक एक चीज़ को, जैसे अभी इकरा ने कहा कि खाली यही नहीं है कि आपने एक घर दे दिया है, बल्कि उसके साथ जो एसोसिएटेड हैं सारे रिस्क फैक्टर्स, उनको भी एक एक करके देखना होता है, क्योंकि किसी को फैमिली को भी उसमें नहीं डालना होता. अगर आप लोगों में से कोई और सवाल करना चाहे तो ज़रूर. मैं जी. I was just wondering, you know, any discussion of domestic violence really is a discussion around mental health, right? And I know that mental health is becoming a huge thing, not just like in terms of what the government can provide, but just as a general discussion. And I was kind of wondering if you could comment on what mental health looks like in the political discussion, right? In terms of what can be provided, because inevitably anyone who goes through any type of abuse is experiencing a type of trauma, right? And then they start to experience illnesses, whether it be PTSD or anxiety, or they develop these disorders or these illnesses, but then they don't have access to those resources, right? And that's usually a huge barrier for them. And so I was wondering if there's anything that you could comment on and sort of what that conversation looks like in your line of work. Absolutely. So mental health is one of those very challenging topics that are in every aspect of our life, whether we're talking about gender-based violence, or we're talking about our youth, we're talking about Generation Z and the challenges they face, we're talking about veterans who are going through mental illnesses, or the indigenous community that are traumatized by their lived experience. It's a very, very big file. Over the past 4 years, federal government has made significant investments towards mental health and providing the services, but more needs to be done. And the only way that we'll do more is when people start recognizing that 1 in 3 people are impacted by mental illness. You know, and these are, so how many of us are there? So 1, 2, 3. Out of the 3 of us, 1 of us is impacted by mental illness, whether it's ourselves or somebody that we know in our homes. It's definitely a societal, a community issue that we have to deal with on a community basis. Meri ek youth council, I have a youth council. And last year we held an event talking about mental health amongst our youth. So I had about 35 youth from universities, from high schools that came and they participated. And what we did was we sat in a circle and we talked about our challenges. We just talked it out. I didn't put any money behind it other than the coffee and the donuts I brought. But I think the value of that conversation, the validation, the understanding that, you know, your issues are real, your issues are genuine, it is the biggest thing that we can do for, you know, for example, our youth. When it comes to women fleeing violence and the mental challenges that they deal with, there's organizations like the YCA, like Covenant House, that the federal government supports financially, that provide not only vocational training, for example, but also trauma therapy, to let them also, you know, vent out. They provide social workers. But again, there's one social worker to say 50, 60 women that are fleeing violence. It's not enough. We do need to do more, absolutely. But especially, agar, you know, South Asians ki baat ho rahi hai, I think that mental illness is a big taboo in the South Asian community. In fact, meri कुछ साल पहले I still remember this, मेरी बात हो रही थी इस lady के साथ, and she said, oh, her daughter is dealing with some mental health challenges, लेकिन फिक्र ना करें, वो उसकी शादी करवा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा.
right? And that's not right. Yeah. Right? Yeah. Somebody needs the help. First of all, Yeah. you're putting your daughter at a disadvantage. Secondly, now Yeah. you're not disclosing to her future spouse Yeah. that Yeah. that there are challenges there. Yeah. How do you deal with that? I think Yeah. हमें अपने आप में भी ये बात करनी बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। कि कि हमारे बच्चों पर क्या challenges गुजर रहे हैं या who are we, Exactly. how are we dealing with those challenges internally ourselves. Yeah. हमेशा partnership के साथ I'm a big believer in partnerships. I think Yeah. कि the onus is never on any level of government. The onus is never on civil society. The onus is never on the individual Canadian. Yeah. But the onus is on all of us to work together to Yeah. address those challenges. Yeah. It should be a joint Exactly. collaboration. Exactly. कोई भी आप काम कर रहे हो, there should be a unity. जब आप काम करें, all of the whole as a whole society, government, the civil society, the social Exactly. circle, everyone is on the same page, working towards the same goal. Exactly. हम ये बातें भी करते रहेंगे, बीच में मैं अपना सवाल भी पूछती रहूँगी। एक सवाल है इकरा, वो ये कि बहुत से होते हैं जो जब ये केसेस होते हैं उसमें बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं, औरतें, उनके वो माएँ भी होती हैं, या तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि उनकी शी फ्लड दी जो violence है और abusive environment है, she ran away from that, she escaped it, but still she is a pregnant woman and she delivered a baby later. और जब वो baby deliver होता है उससे पहले तो वो निकाल दिया जाता है, उस वक्त तो वो नहीं सोचते हैं, लेकिन जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो फिर वो यकायक सारी जो बाप के राइट्स होते हैं और वो सब चीज़ें आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। वो एक नेचुरल भी होता है और कुछ ये भी होता है क्योंकि हमारे लॉज ऐसे हैं, फॉर्चुनेटली इसमें हम कहेंगे कि ये बहुत हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम कनाडा में हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि बच्चे के जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं वो बाप की तरफ भी चला जाता है, कुछ बर्डन उसने लेना होता है। बट जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है उसमें कहीं कहीं ये होता है कि अच्छा, जब हम अपने पैसे दे ही रहे हैं बच्चे के लिए तो फिर वाई नॉट, फिर तो हम इसको अच्छी तरह से सताएंगे, तंग करेंगे, क्योंकि जब हमें पैसे ही देने हैं तो फिर हमने तो इसे निकाल दिया था। तो उसमें जो बेचारी वो लड़कियां होती हैं, यंग गर्ल्स हैं, समटाइम्स दे आर जस्ट 19, 20, 21, 22, और उनके लिए ये बिल्कुल नया एलियन एनवायरनमेंट है। उसमें क्या कोई पॉसिबिलिटी होती है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे, मुझे पता है हम इसमें काम कर रहे हैं, बहुत हेल्प होती है, लेकिन स्पेसिफिकली हम जो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ऑफ कोर्स कि आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ चले जाएंगे, लेकिन अभी मेरा काम है कि मैं इसकी आवाज़ उठाऊं कि क्या वो बच्चे होते हैं अब वो स्टक हो गई हैं, दे कैन गो बैक टू visit their parents because उनकी कस्टडी नहीं है बच्चों की उनके पास, और जो फादर है वो ठीक ठाक तंग कर रहा है कि वो नहीं जा सकती हैं, परमिशन नहीं मिल रही है। ऐसी सूरत में हमारे लॉज में गवर्नमेंट कहाँ उसके लिए बेहतरी की तरफ जाना चाहती है? कोई ऐसा लॉ बन सकता है या है? So this was, अभी मैंने जिक्र किया ना, the Divorce Act that we made amendments to, इसी इशू को डील करता है। First and foremost, before, this is very common, सिर्फ South Asian community में नहीं, in all communities where one parent uses the child to torture or to punish the other parent, which is not fair to the child at the end of the day. So अभी हमने जो Divorce Act को change किया है, the judge that is going to be making these decisions on custody, on you know, child support, on spousal support, all of that, they must put the best interest of the child before the parents. And agar aap, you know, if you want to move away from, for example, if your husband is abusive, you want to flee that town, you want to leave the city, it's up to the judges now, the judge's discretion to say, you know what, it's in the best interest of the child if they move out of this city, right? So abhi, there's a lot of discretionary power now given to the judge. Also, abhi, this is in existence now, is कि अगर आप negotiate कर रहे हैं, settlement agreement, etc., you can go through support workers or case workers through the court system
ताकि आपको डायरेक्टली अपने एक्स हस्बैंड से बात ना करनी पड़े. Yeah. There's a mediator that mediates कि कौन कस्टडी किस दिन होगी, कौन सी छुट्टियां बच्चे किसके साथ लेंगे, all of that. It's all negotiated with a third party ताकि आपको खुद उस मसले में आपको ना पड़े, right? Because तो this is supports are there. बिगेस्ट इशू यही होता है कि वो दोनों फेस टू फेस होते हैं. समटाइम्स हस्बैंड जो है वो नहीं देखना चाह रहा होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वीमेन जो एक्स वाइफ्स होती हैं उनके लिए बड़ा हार्ड होता है कि जिसने उनको इतना टफ टाइम दिया था, दे हैव टू see the person again and again For the rest of their life until rest of their their child life. turns 18. Exactly. Yeah. It's very frustrating for them because I'm dealing with those girls, and I'm always there कि हम उनको connect करते हैं social अपनी counselor के साथ कि आपको थोड़ा सा help out करेंगी, आपकी frustration, you need some time for yourself ताकि तुम आगे की जाने की उसमें उस काबिल हो सको. हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है इकरा, एंड बातें जो हैं वो बहुत अच्छी जा रही हैं, एंड वी वांट टू लर्न मोर एंड मोर. 1 मिनट का अगर आप लोगों ने कोई और सवाल पूछना है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, अदरवाइज हम उसको रैप अप करेंगे. यस. On behalf of Humvee, I want to ask you, how can you support Humvee, because we are a Halton-based organization, and how can you help us, Well, the way that I see it, we मेरे constituents को support करते हैं. So I must support organizations that also support my constituents. In fact, I've met with the board multiple times to talk about the challenges that Humvee has faced. I look forward to continuing to partner with you and the good work that you do in our community. You have an ally in me and in my office, and I'm looking forward to continuing to partner with you. Thank you so much. Thank you so much, and thank you so much, Iqra, for coming on the time which was given to her. 3 बजे पहुंच गई थी इकरा और हमारा प्रोग्राम चल रहा था तो वेट करना पड़ा, बट शी वाज ऑलवेज वेरी पंक्चुअल. मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, एंड ऑलवेज देयर. जब भी मैंने कभी इकरा को कांटेक्ट किया, इकरा ऑलवेज रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली कि मैं वहाँ पर होंगी, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. थैंक यू सो मच, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद यू इंशाल्लाह, डेफिनेटली. नाज़रीन, हमारा ये जो आज का प्रोग्राम था आप लोगों को यकीनन पसंद आया होगा. बहुत सारे सवाल मेरे थे, बहुत सारे सवाल मैंने अपने ऑडियंस से लिए थे, कुछ हमने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लिए थे ताकि हम एक अच्छा प्रोग्राम आपके सामने ला सकें. लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अभी हमारे बहुत सारे सवालात और बहुत सारी चीज़ें जो हमें पूछनी थी वो रह गई हैं, मगर हम करते रहेंगे इस तरह के प्रोग्राम्स इंशाल्लाह ताला. लेकिन इस वक्त हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है. अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Babur today at 647-962-0007. Injuries not only impact you, but also people around you. Life
is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. 647-518-3000.